Hey everyone, let's start discussing about today's lead code round 385. So ओवरऑल जो डिफ़िकल्टी थी आज के कॉन्टेस्ट की वो ठीक ही थी. जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो जैसे स्टैंडर्ड ईजियर साइड पे होती है वैसी थी. थोड़ी सी ज़्यादा आई थिंक जो एज अ फर्स्ट प्रॉब्लम वो थोड़ी सी यू कैन से ज़्यादा फॉर लूप्स वगैरह लगाने वाली थी. मतलब यूजुअली इतनी नहीं होती है, तो हल्की सी कंप्यूटेशन हैवी कह सकते हैं, मतलब ए के हिसाब से. और जो बी वाली प्रॉब्लम थी वो जैसे स्टैंडर्ड होती है बी वाली प्रॉब्लम उसकी वही थी. इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं था, बस इम्प्लीमेंटेशन थी, लॉजिक नहीं था ज़्यादा कुछ. और जो सी प्रॉब्लम थी, सी प्रॉब्लम आई पर्सनली डेंट लाइक द सी प्रॉब्लम बिकॉज वही मतलब फालतू की इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता. तो बस तुम्हें बस करे जाना है इसमें, बस आइट्रेट मैट्रिक्स में, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना. और जो फोर्थ प्रॉब्लम थी वो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी. फोर्थ प्रॉब्लम है ना, हमें एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया. मतलब मैंने स्ट्रिंग हैशिंग से किया था और पता नहीं, लेकिन स्ट्रिंग हैशिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रिंग हैशिंग नहीं मतलब स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रही है. तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कैसे इसको स्ट्रिंग हैश से कर सकते हैं. हो सकता है इसका और भी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. चलो फर्स्ट नहीं, फर्स्ट के अपन फर्स्ट और फोर्थ जो है साथ में कर लेंगे, है ना. पहले सेकंड प्रॉब्लम से स्टार्ट करते क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ सेम प्रॉब्लम है, बस कंस्ट्रेंट्स जो है वो डिफरेंट है. ठीक है. हाँ ये वाली, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स. तुम प्रॉब्लम देख लो फिर मैं समझाता हूँ कि मतलब क्या गिवन है. तो प्रॉब्लम में क्या गिवन है, तुम्हारे पास एरे है. ठीक है, तुम्हारे पास दो एरे हैं, समझ लो ए एंड बी. ऐसे समझ लो ए एंड बी. ए में काफ़ी सारे नंबर्स हैं, बी में भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं, बी में भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं. ठीक है, तो तुम्हें एक मतलब तुम्हें क्या करना है कि एक नंबर उठाना है एरे वन से, एक नंबर उठाना है एरे वन मतलब ए से, और एक नंबर उठाना है एरे बी से. ठीक है, और उन दोनों में जितना कॉमन प्रीफिक्स होता है ना वो निकालना है. कॉमन प्रीफिक्स, अब ये प्रीफिक्स कितना भी हो सकता है. सपोज तुमने यहाँ से नंबर उठाया ए से 123, बी से उठाया तुमने 125, तो कॉमन प्रीफिक्स कितना निकला 12. ठीक है, कितनी लेंथ है उसकी 2. तो तुम्हें एट द एंड क्या बताना है कि इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है ना कॉमन प्रीफिक्स की वो कितनी है सारे के सारे पेयर्स में जो कि ए और बी के बीच एग्जिस्ट करते होंगे. तुम्हें बस वो बताना है. फॉर एग्ज़ाम्पल वन एरे ए मतलब समझो 1 10 100, बी समझो 1000. तो सारे कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला ये वाला और एक ये वाला ये वाला. अगर यहाँ पे एक और नंबर होता 25 तो ये वाला भी पेयर होता है, ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता. सब वाले सब पेयर्स को देखते हैं, इसके और इसके बीच में कितने ये एक एरे है और ये दूसरे एरे है. तो एक और 1000 के बीच कितनी लेंथ कॉमन है, एक. 10 और 1000 के बीच कितनी है, 2. 100 और 1000 के बीच कितनी है, 3. एक और 25 के बीच 0, 10 और 25 के बीच 0, 100 और 25 के बीच 0. तो आंसर तुम्हें करना है मैक्सिमम वाला है ये. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी अप्रोच क्या होगी. ठीक है, प्रॉब्लम हमें समझ आ गई है, प्रॉब्लम समझ आ गई है. अब अप्रोच ये होगी कि तुम्हें ए और बी में से यही तो चेक करना है कि मैक्सिमम लेंथ का प्रीफिक्स कितना कॉमन है. तो उसको कैसे कर सकते हैं हम, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर सोचो मैं इन सब का एक प्रीफिक्स है ना, इन सारे नंबर्स का प्रीफिक्स एक मैप वन में स्टोर कर लेता हूँ. मैंने एक मैप लिया, या फिर सेट भी ले सकते हो तुम, मैप या सेट जो तुम्हारी मर्जी वो ले लो. उसमें तुमने इन सारे नंबर्स का प्रीफिक्स स्टोर किया. एक दूसरा मैप टू या सेट टू बोल रहे हो वो तुमने लिया, उसमें इन सारे नंबर्स का जो कि बी एरे की नंबर्स हैं उन सब का तुमने वो ले लिया प्रीफिक्स.
अब तुम्हें क्या करना है, किसी भी एक मैप या सेट में आइटरेट करो और वो चेक करो कि वही सेम प्रीफिक्स क्या मैप 2 के सेट या मैप में है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रीफिक्स एरे ए में भी एग्जिस्ट करता है, एरे बी में भी, और उसकी हमें बस लेंथ मैक्सिमाइज करनी है। दैट्स इट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरे ए पे आइटरेट करेंगे, उसके सारे के सारे प्रीफिक्स को एक मैप वन में स्टोर कर लेंगे। हर एक नंबर के प्रीफिक्स को मैप वन में स्टोर कर लेंगे या सेट वन में। सिमिलरली एरे बी पे आइटरेट करेंगे, हर एक नंबर के प्रीफिक्स को मैप टू में या सेट टू में स्टोर कर लेंगे, और फिर इस वाले मैप वन या सेट वन में आइटरेट करेंगे और वो चेक करेंगे क्या वो सेम नंबर मैप टू या सेट टू में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो उसकी हमें लेंथ मैक्सिमाइज करनी है। दैट्स इट। ठीक है, तो अब तुम इसको डायरेक्टली प्रीफिक्स को नॉर्मल एक नंबर बना के भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट इसे स्ट्रिंग बना के ले लिया, तो वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे नंबर की तरह प्रीफिक्स स्टोर करना है या फिर स्ट्रिंग की तरह, वो तुम्हारी मर्जी है। तो उसका कोड देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं एरे ए पे आइटरेट किया, सारे के सारे प्रीफिक्स निकाल लिए मैंने। इसको पहले एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सारे के सारे प्रीफिक्स एक मैप वन में स्टोर कर लिए। सिमिलरली सारे के सारे प्रीफिक्स एरे बी के मैप टू में स्टोर कर लिए। मैप वन के सारे प्रीफिक्सेस पे गया मैं और चेक कर लिया कि अगर M2 मतलब यही वाली सेम जो, अगर हम आई डॉट फर्स्ट को कंसीडर कर रहे हैं ना, अगर मैप में है तो, और वो सेम नंबर मैप टू में एग्जिस्ट करता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, राइट। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है कि आंसर को उस वाले केस में मैक्सिमाइज करना है, और आंसर क्या होगा, लेंथ होगी। तो आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, ये आई डॉट फर्स्ट को ही तो कंसीडर कर रहे हैं तो उसका साइज, आई डॉट फर्स्ट क्या है, एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने मैप ले लिया स्ट्रिंग और इंट का। स्ट्रिंग का इस चक्कर में क्योंकि मैं प्रीफिक्सेस स्ट्रिंग के फॉर्म में कर रहा था, तुम नम की फॉर्म में भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आई डॉट फर्स्ट को तुम्हें वो करना पड़ेगा मॉड 10 करके, वो सब डिवाइड 10 करके पूरा निकालना पड़ेगा। तो इस चक्कर में मैंने ईजी करने के लिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया था। तो या दैट्स इट फॉर द सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड वाली देखते हैं ना, थर्ड वाली मोस्ट फ्रिक्वेंट प्राइम। ये वाली प्रॉब्लम बस इम्प्लीमेंटेशन वाली थी, कुछ भी नहीं है। एक बार तुम प्रॉब्लम पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ। तो प्रॉब्लम हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या एक मैट्रिक्स गिवन है। सोचो कुछ हमारी मैट्रिक्स ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 10 10 नहीं सॉरी 9 तक ही हो सकता है, 9 3 6 6, ये हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, किसी भी अगर तुम पोजीशन पे खड़े हो तो तुम कंटिन्यूसली राइट में मूव कर सकते हो, लेफ्ट में मूव कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, राइट डायगोनल में कर सकते हो, और ये बॉटम वाली डायगोनल में कर सकते हो, और इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो तुम कंटिन्यूसली इन डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो, और जब तुम ऐसे मूव करोगे तो तुम्हारे डिफरेंट नंबर्स फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1 है, 5 है, 9 है, तो जैसे मैं 1 पे हूँ तो 1 नंबर फॉर्म हुआ, फिर मैं आगे की तरफ मूव किया तो 1 5 फॉर्म हो गया, फिर मैं और आगे की तरफ किया तो 1 5 9 फॉर्म हो गया। तो ऐसे तुम कंटिन्यूसली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, जो मैंने तुम्हें ये डायरेक्शन बताई 8 की 8 डायरेक्शन में। ठीक है, और तुम्हें बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 10 से बड़ा हो, जो कि 10 से बड़ा हो, और मतलब इन सबको ट्रैवर्स करके तुम्हारे काफ़ी सारे नंबर्स ही बनेंगे। लाइक ये केवल एक डायरेक्शन का है और वो भी एक सेल से। जैसे कि अगर इस वाले 1 से देखते हैं तो 1 से 1 1 2 1 2 3 1 1 4 1 4 3 1 1 5 1 5 6, ये नंबर फॉर्म हो गए। सिमिलरली 2 से भी होंगे, 2 1 2 3 2 2 5 2 5 6 2 4
29, कितने सारे नंबर फॉर्म होंगे, लाइक यहाँ पे मूव कर जाए, यहाँ मूव कर जाए, यहाँ कर जाए, यहाँ कर जाए। तो इन सबसे एक तो हर एक सेल से काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं, और हर एक सेल पे हम जाएंगे और सारे के सारे नंबर्स निकालेंगे, ठीक है। और हमें बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी जो है ना फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। ऐसा कौन सा नंबर है जो कि मतलब इससे काफ़ी सारे जो भी नंबर्स फॉर्म हुए, उन नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि प्राइम भी हो और उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे मैक्सिमम हो, साथ में वो नंबर 10 से बड़ा भी हो। ये 3 कंडीशन देखनी है। मतलब कि ये सारे नंबर जो भी जनरेट हुए हर सेल पे जाके, तो उन सारे सेल्स के नंबर को हर एक सेल पे जाके काफ़ी सारे हुए, और हर एक सेल और काफ़ी सारे सेल्स हैं, तो इन सारे नंबर्स को कंसिडर करो। उसमें से तुम्हें वो वाला नंबर बताना है जो कि प्राइम भी हो, 10 से बड़ा भी हो, उसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो। और ऐसे अगर काफ़ी सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर। तो अब इस वाली प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, बस इस क्वेश्चन को समझना है। इसके बाद सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन। कैसे? अगर तुम किसी सेल आई जे पे खड़े हो ना, तो तुम्हें डायरेक्शंस बस निकालना आनी चाहिए। अगर वो तुम सीख गए तो काम हो गया, ठीक है। अगर तुम राइट वाली डायगोनल पे ये वाली डायगोनल पे मूव कर रहे हो, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आई भी 1 से बढ़ेगा और तुम्हारा जे भी 1 से बढ़ेगा, ठीक है। और फिर तुम यहाँ से कहाँ पे जाओगे? i+2 j+2। तो बेसिकली तुम हर बार आई भी 1 से बढ़ा रहे हो और जे भी 1 से बढ़ा रहे हो। अगर तुम ये वाली डायगोनल पे जा रहे हो, तो यहाँ पे जा रहे हो तो तुम केवल आई को 1 से बढ़ाए जा रहे हो, i+1 जे होगा, फिर i+2 जे होगा, और जे तुम्हारा किससे बढ़ रहा है? 0 से। तो ये वाली डायरेक्शन हो गई तुम्हारी, हम कह सकते हैं 1,1 से इंक्रीज करते रहेंगे हम आई जे को। यहाँ पे हम किससे? 1,0 से इंक्रीज करते रहेंगे आई जे को, आई को 1 से, जे को 0 से। यहाँ से हम आई, यहाँ से होगा i,j-1, फिर i,j-2। तो हम कह सकते हैं कि j-2। तो यहाँ से हमारी डायरेक्शन किस तरीके से है? मतलब कि i में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, j में -1 से आते जाएंगे। ये वाली में क्या होगा कि तुम्हारा जो i है वो 1 से कम होगा, और तुम्हारा जो j है वो भी 1 से कम होगा। इस वाली डायरेक्शन में क्या होगा? i 1 से कम होगा, j कुछ भी नहीं होगा। इस वाली डायरेक्शन में क्या होगा? i 1 से कम होगा, j+1 होगा, ठीक है। तो ये सारी डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में क्या हो गया? i 1 से बढ़ गया और j 1 से घट गया। तो ये सारी डायरेक्शन इस तरीके से है। तो मतलब i और j में तुम क्या चेंजेस कर सकते हो? 1,0, 1,1, ठीक है, 1,-1, सिमिलरली -1,0, -1,1, -1,1, और फिर 0,1, 0,-1। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस हैं, ठीक है। ये 8 हो गए तुम्हारे, है ना। तो इतना तुम्हें पता लगा कि हम ये सारी की सारी डायरेक्शंस हैं, ठीक है। और इसमें हम बढ़ाते जाएंगे, नए नंबर्स बनाते जाएंगे। अब सोचो मैं किसी भी हर एक सेल पे जाऊंगा, तो मैं किसी एक आई जे सेल पे हूँ, तो मैं क्या करूँगा? पहले ये वाले सारे नंबर्स निकालूंगा और मैं एक मैप में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी से मतलब है ना, तो मैं उस वाले नंबर की फ्रिक्वेंसी मैप में स्टोर करते जाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे जाके बस वो मैप में स्टोर करते जाऊंगा मैं। और मैं एंड में वो मैप में आइटरेट करके चेक कर लूँगा कि कौन से नंबर प्राइम है जो 10 से बड़े, और उनकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकाल दूंगा। अगर फ्रिक्वेंसी बराबर है तो मैं मैक्सिमम नंबर प्रिंट करवा दूंगा वाला, ठीक है। तो बस अब तुम्हें ये चीज़ कैसे, अब देखते हैं एक अगर हम सेल पे हैं तो हम कैसे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं अगर बढ़ते गया सोचो मैं आई, ये वाला एक डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, i+1 होगा, j भी। तो मैं सिंपल वाइल लूप लगाऊंगा और मैं i को और j को 1 से बढ़ाते जाऊंगा जब तक जो i है वो <a डॉट साइज हो, और j जो है वो a0, मतलब a0 डॉट साइज, मतलब i n हो और j m हो, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तब तक मैं चलते जाऊंगा और आगे की तरफ बढ़ते जाऊंगा और ये मैप में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो उसका कोड देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं इतना समझाने वाला। तो इसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैं
ये डायरेक्शंस हैं एक्स और वाई कि मतलब मैं कौन सी डायरेक्शन में जा सकता हूँ, लाइक 0 1 0 -1, ये सारे केसेस हैं, 8 केसेस होते हैं, ये सारे के सारे केसेस हो गए। एक मैंने अनऑर्डर्ड मैप बना दिया। फिर उसके बाद मैं हर एक सेल पे गया, मतलब ये फ्रिक्वेंसी नोट करने के लिए हर एक सेल पे गया, और हर एक सेल की भी हर एक डायरेक्शन पे गया, जो कि 0 से 8 कुछ भी हो सकती है ना। और फिर मैंने एक इनिशियल नंबर कंसीडर कर लिया ए आई जे। इनिशियली तो ए आई जे है ना हमारा, उसके बाद बढ़ते जाएगा वो नंबर। फिर आई मतलब इंडेक्स को इनिशियलाइज किया, I1 J1 को, आई और जे पे हम खड़े हुए हैं, और हमारे नंबर को, ये जो अभी हमारा करंट नंबर बना उसकी फ्रिक्वेंसी को 1 से बढ़ा दिया। ये पहला नंबर है। अगर सोचो मैं किसी आई जे पे खड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे 6 है, तो M(6) की बात चल रही है केवल। अब 6 के हम आगे भी बढ़ेंगे, राइट, किसी भी डायरेक्शन में। तो बस ये मैंने एक लूप लगाया, वाइल लूप, जिसमें आई प्लस, ये केवल बेस कंडीशन है कि अगर मैं सम करते जा रहा हूँ किसी भी इंडेक्स का, एक्स के और वाई के जो है वो ऐड होते जाएंगे ना हमारे I1 और J1 में, आप क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं हम। तो बस ये कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ए डॉट साइज से, सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 8 0 डॉट साइज से छोटा हो। और जो हमारा नया नंबर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले का मतलब ये होता है ना, नंबर बनाने का तरीका होता है, जैसे तुम 1 पे हो, फिर तुम 2 पे आए, तो 1 और 2 से तुम्हें अगर 12 बनाना है तो 1 को मल्टीप्लाई करो 10 से और फिर 2 ऐड कर दो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 12 है, तुम्हें 1 3 पे आ गए, तो तुम्हें 1 2 3 बनाना है, तो 12 × 10 + 3, वो वाली चीज़ है ये। I1 को की वैल्यू बढ़ा दो, J1 की वैल्यू बढ़ा दो, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हो उससे न्यू I1 J1 हो जाएंगे, और बस इसकी फ्रिक्वेंसी सम करी। ये फालतू है, इसको मत देखना, या नॉर्डर सेट फालतू लिखा था। फिर हम हर एक मैप के हर एक नंबर पे गए, और मैंने एक फंक्शन बना दिया था इस प्राइम। इस प्राइम क्या है कि बस चेक करता है कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं है। और वो चीज़ कैसे चेक कर सकते हैं हम, मतलब कि अगर 2 से छोटा है तो रिटर्न 0, 2 है तो मतलब रिटर्न 1, नहीं तो हम I = 2 से ये चलेंगे, और कोई भी लेस देन n तक, मतलब I मतलब इस स्क्वायर रूट ऑफ n तक, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है, डिवाइड करता है, तो बस 0, मतलब वो नहीं होगा, क्योंकि कोई डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो अगर ये नंबर प्राइम है और इस ये जो नंबर है साथ में 10 से बड़ा भी है, तो मैंने इसकी बस फ्रिक्वेंसी नोट कर ली कि इसकी फ्रिक्वेंसी को मैक्सिमाइज़ करना है ना मैं, तो मैंने इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो भी ऐसी कंडीशन को ट्रू करते हैं वो नोट कर ली। उसके बाद मैंने दोबारा आइटरेट किया और मैंने चेक किया कि साथ में प्राइम तो है, I.First भी है, साथ ही साथ में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी भी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला नंबर रिटर्न करना था। और हमें जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या उसमें भी हमें नंबर मैक्सिमाइज करके रिटर्न करना था, राइट। तो MA1, बस MA1 में मैंने आंसर स्टोर किया अपना, MA1 को मैंने रिटर्न कर दिया फिर, ठीक है। जो भी नंबर है जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है और इन कंडीशन को भी ट्रू करता है, तो बस उसको रिटर्न कर दो, रिटर्न MA1, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो -1 रिटर्न करना था, तो इस वजह से मैंने इनिशियलाइज -1 से किया। अब चलिए प्रॉब्लम को देख लेते हैं, फोर्थ वाली प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है। ये स्ट्रिंग हैश पे थी ये वाली प्रॉब्लम, मतलब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी और पे हो, मतलब किसी और दूसरी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गो से हो जाए, लाइक जी वगैरह, लेकिन कॉन्टेस्ट के टाइम पे मेरे वही दिमाग में आई, स्ट्रिंग हैश। तो मैं स्ट्रिंग हैश का थोड़ा सा आइडिया दूंगा, मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताऊंगा, हल्का सा आइडिया दूंगा। तो पहले तो प्रॉब्लम देख लो, ठीक है, प्रॉब्लम पढ़ लो तुम, फिर मैं बताता हूँ। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारे पास एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है हमारे पास, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट अप टू AN, ठीक है। तुमको बताना है कि हर एक इंडेक्स के लिए, मतलब तुम्हें इसमें टोटल पेयर्स बताने हैं। कौन से टोटल पेयर्स, जिसमें कि I इज लेस देन J हो, मतलब तुमने कोई भी पेयर कंसिडर किया, इंडेक्सेस कंसिडर किए, पेयर ऑफ इंडेक्स, तो उसमें तुम्हें बताना है कि मतलब अगर तुम कोई भी I J पेयर कंसिडर करते हो तो I शुड बी लेसर देन J होना चाहिए। साथ ही साथ में ये होना चाहिए कि जो AI है वो तुम्हारा प्रीफिक्स भी हो और सफिक्स भी हो AJ का।
अगर ऐसा है तो वो तुम्हारा पेयर कंसीडर होगा एज अ गुड पेयर मान लो, एज अ गुड पेयर मान लो। तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ गुड पेयर्स बताने हैं, ठीक है। मतलब कि, और मैं एक बार और समझा देता हूँ, A1 A2 A3 A4 अप टू AN है। मैं किसी भी इंडेक्स, मतलब तुम्हें कोई भी काफ़ी सारे पेयर ऑफ इंडेक्सेस होंगे इसमें, तो इंडेक्सेस में कंडीशन ये होनी चाहिए कि आई शुड बी लेसर देन जे। साथ ही साथ में तुम्हारा जो ए आई है वो प्रीफिक्स भी होना चाहिए और सफिक्स भी होना चाहिए ए जे का। अब प्रीफिक्स और सफिक्स से क्या मतलब है कि तुम्हारा सोचो, इसको कंसिडर करते हैं ए बी ए को और ए बी ए को। तो ए बी ए जो है ना, अगर वो ए आई है और ये ए जे है, तो ए बी ए तुम देखो ये प्रीफिक्स भी है, ये प्रीफिक्स है, साथ में ए बी ए सफिक्स भी है। समझ रहे हो? प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग से मैच हो रहा हो और सफिक्स मतलब एंड से मैच हो रहा हो, ठीक है, एंड से मैच हो रहा हो। अगर तुम्हारा ये है ए बी सी ए आई और ए बी सी हो, तो ये भी चीज़ मैच कर रही है, राइट। ये प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, ठीक है। ए बी सी, और अगर यहाँ पे होता ए बी सी ए होता ये, और ये होता है ए बी सी ए बी, ठीक है, ए बी सी ए तो भी मैच कर रहा है ना। ए बी सी ए हो गया यहाँ से, और यहाँ से भी ए बी सी ए हो गया, तो ये पेयर भी तुम्हारा क्या होता है, गुड होता है ना। तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ गुड पेयर बताने हैं, ऐसे समझो। अब इस वाली प्रॉब्लम है, एक जो सबसे पहले इंट्यूशन मेरे दिमाग में आई वो ये है कि अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को कंसिडर कर रहा हूँ ना, सोचो कि मैं किसी एक स्ट्रिंग को कंसिडर कर रहा हूँ और वो गुड पेयर, एज अ गुड पेयर कंसिडर हो रही है, तो जिसके संग मैं मैच कर रहा हूँ ना, मतलब जो मैं आई वाली जो है, आई जो है वो मेरे ए आई जो है मेरे ए जे के प्रीफिक्स में भी होनी चाहिए, सफिक्स में भी होनी चाहिए, राइट। ये चीज़ हमें पता है। साथ ही साथ में एक ऑब्जर्वेशन नोट ये करने वाली है, जो ए जे हम कंसिडर कर रहे हैं ना, उसका कुछ अमाउंट का प्रीफिक्स और सफिक्स डेफिनेटली मैच हुआ होगा, तभी वो ए आई के संग कंपेटेबल है गुड पेयर बनाने के। ये बात है कि नहीं? और अगर ऐसा है कि कोई भी ए आई कंपेटेबल है ए जे के संग गुड पेयर बनाने में, तो हम कह सकते हैं कि ए जे में डेफिनेटली कुछ लेंथ ऑफ प्रीफिक्स और कुछ लेंथ ऑफ सफिक्स मैच हो रहा होगा। और कुछ क्या, इसमें काफ़ी ऐसे लेंथ के हो सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, जैसे कि अगर तुम कंसिडर करो, मैं बस एक इंट्यूशन डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए बी ए, तो इसमें ए और ए कॉमन है, पहले प्रीफिक्स एक लेंथ का प्रीफिक्स सफिक्स एक था, तो अगर इसके पीछे कोई ए एग्जिस्ट कर रहा होता ना, तो डेफिनेटली वो गुड पेयर बना देता। फिर दूसरी लेंथ का सफिक्स और प्रीफिक्स कंसिडर करते हैं ए बी, तो यहाँ से आया ए बी, यहाँ से आया बी ए, तो ये डेफिनेटली कंपैटिबल नहीं होता। ये वाली जो जे वाला इंडेक्स होता ना, ये डेफिनेटली कंपैटिबल नहीं होता आई वाले के संग गुड पेयर बनाने में। फिर तीसरा कंसीडर करते हैं ए बी ए, और यहाँ से भी आएगा ए बी ए, और ये डेफिनेटली फिर से कंपैटिबल होता किसी आई के संग गुड पेयर बनाने में। और अगर वो आई ए बी ए होता, तो ए आई जो है ए बी ए होता, यहाँ पे अगर ए होता तो आई ए आई। इसके आगे कंसीडर करते हैं ए बी ए, और यहाँ से क्या आया ए बी ए, ये डेफिनेटली कंपेटेबल नहीं होता ए आई के संग, अगर ए आई ए बी ए होता तो। फिर तुम देखो ए बी ए बी ए बी, ये कंपेटेबल होता क्या, इसके लिए बी ए बी ए सफिक्स बनता। अब ये सफिक्स की और प्रीफिक्स की मैं लेंथ जो है ना सेम लेके चल रहा हूँ, तो डेफिनेटली सेम ही होगी ना। प्रीफिक्स और सफिक्स हम क्या डिफरेंट लेंथ के कंसिडर करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमें सेम देखना है, सेम प्रीफिक्स सेम सफिक्स हो, तो डेफिनेटली हम सेम लेंथ कंसिडर करेंगे, है ना। तो ए बी हो गया इसका प्रीफिक्स, और एक इसका सफिक्स जो हो गया वो बी ए हो गया, तो हमें सेम लेंथ के करने हैं ना। फिर हम आए ए बी ए, तो आगे से भी ए बी ए होगा प्रीफिक्स, और
पीछे से भी क्या होगा, ए बी ए बी ए, तो ये डेफिनेटली कंसिडर होगा। ये तो बस समझ आ रहा है ना मैं पेयर कैसे बना रहा हूँ, यहाँ से ए, यहाँ से ए, फिर एक लेंथ का, फिर ए बी, फिर बी ए, फिर 3 लेंथ का ए बी ए, इस तरीके से, क्योंकि हमें सेम लेंथ के कंसिडर करने हैं। सेम है तो मतलब सेम प्रीफिक्स सफिक्स होंगे तो डेफिनेटली सेम लेंथ होगी। तो ये वाला पक्का काम आ सकता है ए आई के संग, अगर ए आई जो है ए बी हो एज अ गुड पेयर बनाने के। ये वाला अगर इंडेक्स जी है और मैं आई जो है मेरे पीछे आता हो तो मेरे को केवल और केवल उन्हीं वाली सब स्ट्रिंग से मतलब है, किसी भी स्ट्रिंग की जो कि मेरा गुड पेयर अगर बना रही होगी, जिनका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों सेम हो। ये इंट्यूशन आई दिमाग में। तो मैंने क्या सोचा कि अगर ऐसा है तो मैं हर एक स्ट्रिंग पे जाता हूँ, उसका प्रीफिक्स और सफिक्स जो है एक मैप में स्टोर कर लेता हूँ। फिर से एक मैप में स्टोर कर लिया और उनकी मैंने फ्रिक्वेंसी स्टोर कर ली, ठीक है। मतलब कि ऐसे समझो कि हर एक स्ट्रिंग पे गया और मैंने वो वाले प्रीफिक्सेस, मतलब हर एक स्ट्रिंग पे गया और मैंने हर एक उस स्ट्रिंग के हर एक प्रीफिक्स पे गया, और वो अगर प्रीफिक्स सफिक्स भी है तो मैंने उस वाले प्रीफिक्स की जो है ना, उस वाली सब स्ट्रिंग की फ्रिक्वेंसी जो है 1 से बढ़ा दी, प्लस प्लस कर दी। जैसे कि मैं समझाता हूँ, अगर एरे ऑफ स्ट्रिंग ऐसे है A3 AN, मेरे को आई जे तो कंसिडर करना है। इस आई पे अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं इसके जितने भी पीछे जे हैं वो मेरे को पता होने चाहिए कि साथ में उनका प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो ए आई के बराबर हो, राइट। ये बात तो पक्की है अगर ये गुड पेयर बना रहे हो तो। इस वाले आई के संग जितने गुड पेयर बना रहे होंगे तो मैं इन सब के उस पे जा सकता हूँ, प्रीफिक्स पे, इन सारी सब स्ट्रिंग के प्रीफिक्स पे जा सकता हूँ और वो चेक करूँ कि वही प्रीफिक्स अगर सफिक्स है तो मैं मैप में स्टोर करता चलूँगा और मैं उस मैप में उसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर करता चलूँगा और मैं चेक कर लूँगा एट द एंड कि ए आई के लिए कितनी ऐसी फ्रिक्वेंसी है, ए आई के ऐसे कितने ऐसे कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह एग्जिस्ट कर रही है, ए आई के बराबर हो। अब वो चीज़ मैं एक मैप में स्टोर कर लूँगा और उससे मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। इसकी मतलब जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ए बी ए बी ए, मैंने चेक किया कि भाई मैं ए पे खड़ा हुआ हूँ तो ए मैच कर रहा है, ए बी पे खड़ा हूँ तो ए बी मैच नहीं कर रहा, तो मैं ए की फ्रिक्वेंसी को 1 से बढ़ा देता हूँ। फिर मैं ए बी ए को चेक करता हूँ, सॉरी ए बी ए है ना, हाँ। फिर ए बी ए को चेक करता हूँ तो डेफिनेटली काम हो गया मेरा, तो ए बी ए की मैं फ्रिक्वेंसी को 1 से बढ़ा देता हूँ। फिर ए बी और बी ए नहीं होगा, फिर ए बी ए होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी को 1 से बढ़ा देता हूँ। तो अब मैं जब इस वाले आई पे आया तो मैं चेक करूंगा कि भाई ये वाली चीज़ कितनों के संग मैच होती है, मेरी ए बी ए कितनों के संग मैच हो रहा है जो प्रीफिक्स और सफिक्स हो, और मैंने केवल और केवल वही नोट किया है जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हो। अदरवाइज मैंने वो मैप में स्टोर ही नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने इसमें स्टोर कर लिया तो मैं कह सकता हूँ ए बी ए की फ्रिक्वेंसी कितनी है 1, तो मैं कह सकता हूँ इस वाले आई के संग केवल एक ही पेयर बनेगा, ये वाला। फिर मैं इस पे आया ए पे, नहीं पहले मैं इसकी जो है ना इसको भी तोड़ के इनकी फ्रिक्वेंसी डालूंगा। ए की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ए प्रीफिक्स में भी है सफिक्स में, तो 1 की 2, ए बी ए काम नहीं आएगा, प्रीफिक्स सफिक्स बराबर नहीं है। ए बी ए की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2 क्योंकि प्रीफिक्स भी है सफिक्स भी है। फिर मैं ए पे आया, मैंने चेक किया ऐसे कितने हैं जो कि ए के बराबर एग्जिस्ट करते हैं, वो है 2। तो इस वाले आई के लिए कितने पेयर एग्जिस्ट किए 2, तो इस वाले आई के लिए किए 2, इस वाले के लिए किया 1, तो टोटल कितने पेयर हो गए 3। ऐसे ही मैं सबके लिए काउंट कर दूंगा पेयर कितने एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको सम कर दूंगा, उनके एंड में रिटर्न कर दूंगा वैल्यू, ठीक है। अब ये सारी सब स्ट्रिंग को स्टोर करने का जो काम है ना वो ऑफ एन का है। मतलब हर एक स्ट्रिंग पे जाओगे तुम उस पे तो वो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, राइट। क्यों तुम हर एक स्ट्रिंग पे जा रहे हो, फिर उसकी सब स्ट्रिंग सारी की सारी निकाल रहे हो, उसको मैप में स्टोर कर रहे हो। अगर तुम अनऑर्डर्ड मैप में कर रहे हो तो ओ ऑफ 1 ले लो, मैप में कर रहे हो तो लॉग एन, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। हमें करना एन स्क्वायर से कम में था। तो तुम इसको कुछ इस तरीके से सोच सकते हो कि अब स्ट्रिंग हैश क्या काम में आती है, मैं पहले ये बताता हूँ। स्ट्रिंग हैश का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी स्ट्रिंग को है ना, किसी भी, अच्छा हाँ, पहले स्ट्रिंग हैश का मतलब नहीं बताता।
अगर तुम ये सोचो कि ये जितनी भी मैंने स्ट्रिंग स्टोर करी है ना, वो ऑफ एन क्यों ले रही हैं, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ लेंथ है, ठीक है। मैप ऑफ स्ट्रिंग नोट करोगे तुम, स्ट्रिंग कॉमा इंट बनाओगे तो स्ट्रिंग की पक्का कुछ लेंथ होगी, तो उसी अगर वो एन है तो वो ऑफ एन तक कॉम्प्लेक्सिटी ले जाएगी, मतलब हर एक सब स्ट्रिंग, समझ रहे हो ना तुम, कि लाइक ऑफ एन होगा हर एक स्ट्रिंग पे जाने वाली चीज़ का। साथ ही साथ में हर एक सब स्ट्रिंग के भी तुम उसमें ले रहे हो, लाइक हर एक सब स्ट्रिंग के हर एक सब स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हो, हर एक स्ट्रिंग की, तो उस वजह से वो ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन अगर हर एक सब स्ट्रिंग एक नंबर होती, सोचो, मतलब तुम ऐसे मत सोचो कि तुम एक स्ट्रिंग नोट कर रहे हो, अगर तुम एक नंबर स्टोर कर रहे होते एक सब स्ट्रिंग के बजाय, तो तुम्हारी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब तुम्हारी हो जाती सिग्मा ऑफ लेंथ ऑफ ए आई, सारी की सारी सब स्ट्रिंग की लेंथ का जो सम है वो। कैसे, अगर सोचो तुम बी ए पे हो, ए बी ए, तो पहले मैं चेक करूंगा ये और ये बराबर है कि नहीं, ये और ये बराबर है कि नहीं। सोचो ये नंबर होते तो ये बी ए के बराबर है कि नहीं, तो वो ओ ऑफ वन में चेक कर लेता मैं। फिर ए के बराबर है वो ओ ऑफ वन में चेक कर लेता, ए बी ए के बराबर है वो मैं ओ ऑफ वन में चेक कर लेता, अगर ये नंबर्स होते हैं। मतलब कि अगर ए एक नंबर है, सोचो नंबर, ए बी एक नंबर है नम टू, ए बी एक नंबर है नम थ्री, ऐसी ए बी एक नंबर है नम फोर, इसी तरीके से। तो मेरे को ए को और बी एक नंबर है नम फाइव, तो मेरे को नम वन को नम टू से ही तो चेक करना है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ओ ऑफ एन तो जाएगा नहीं, अब कितना जाएगा, ओ ऑफ वन, क्योंकि दोनों नंबर है ना। और मेरे को सेम लेंथ के कंसीडर करने हैं, पहले मैं एक लेंथ का करूंगा, फिर मैं दो लेंथ का करूंगा, फिर मैं तीन लेंथ का करूंगा, फिर मैं चार लेंथ का करूंगा, चार लेंथ तक जाऊंगा और मैं चारों लेंथ के प्रीफिक्स को चेक करूंगा क्या वो सफिक्स के बराबर है। वो ऑफ एन के बजाय, तो इस पे मैंने चार कंप्यूटेशन करी, इस पे मैं तीन करूंगा, इस पे मैं एक करूंगा, तो ये कितना हो गया, सिग्मा सम ऑफ लेंथ, और सम ऑफ लेंथ तुम्हारा 10⁵ से कम था, कंस्ट्रेंट्स में कोई एग्जैक्टली याद नहीं। तो ये कंपैरिजन जो ऑफ ऑफ एन में हो रहा था वो ऑफ वन में हो जाएगा। साथ में तुम मैप में स्ट्रिंग कॉमा इंट स्टोर कर रहे थे, उसके बजाय तुम्हें एक मैप ऑफ इंट कॉमा इंट बनाना होता, और उसकी तुम फ्रिक्वेंसी नोट कर रहे होते, और इंटीजर में क्या होता, वो स्ट्रिंग होती एज अ नंबर, ठीक है। तो वो वाली चीज़ भी तुम्हारा जो है कॉम्प्लेक्सिटी बचा देती। तो इसी वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी वाली चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रिंग हैश। स्ट्रिंग हैश कुछ नहीं करता, एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। मैं उसकी मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन स्ट्रिंग हैश कुछ भी नहीं करता, हर एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है। तो अगर ये स्ट्रिंग को मैंने इंट में कर दिया, और तो मैं सीधा इसका आंसर निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं तुम्हें सीधा कोड दिखाता हूँ कि कैसे ये करता है और कैसे तुम बता सकते हो। अगर तुम्हारे पास टेम्पलेट भी हो ना इसका, तो भी तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम स्ट्रिंग हैश का। ये स्ट्रिंग हैश का टेम्पलेट है, ठीक है, ये टेम्पलेट है, ये बहुत बड़ा टेम्पलेट है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम पूरा जी का मतलब नहीं था, ये फालतू लिख दिया मैंने, बस इतना सा कोड है इसका, बाकी टेम्पलेट है ऊपर। जैसे मैंने बताया, मैं मैप लूँगा, आंसर हमें रिटर्न करना है टोटल पेयर, पीछे से चलूँगा मैं, आई मतलब हर एक जे का नोट करते हुए आई के लिए निकालूंगा कितने पेयर हैं। स्ट्रिंग हैश निकाला, ये इनिशियलाइज करने का तरीका होता है किसी भी स्ट्रिंग हैश को, ठीक है, मतलब इनिट, उसका साइज और ए कॉमा ए आई, ठीक है। मतलब कि अगर मेरा ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया है, अगर मैंने ये स्ट्रिंग हैश का मैंने वो लिया, मतलब टेम्पलेट है ये, बस स्ट्रक्ट है ये, और एम एच ले लिया, समझो जो भी वेरिएबल है कुछ भी ले सकते हो तुम। तो अगर स्ट्रिंग जो है तुम्हारी वो है, सोचो ए बी सी, तो मैं इनिट में पास करूंगा 5 कॉमा ए बी सी, तो 5 कॉमा ए बी सी पास करूंगा, जिससे वो इनिशियलाइज हो जाती है। और मैं किसी भी सब स्ट्रिंग का हैश ले सकता हूं एज अ नंबर डॉट गेट हैश फंक्शन से, वो मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है ऊपर, वो सब मैं नहीं बताने वाला, इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होती है।
तो बस मतलब मेरे को अपने लिए पहले मैं अगर एआई पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं चेक कर लूँगा कि मैप में ऐसी कितनी स्ट्रिंग है जो कि एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स एग्जिस्ट करती हूँ। तो वो सोचो नंबर अगर एक्स है तो पहले ये मतलब अगर ये सोचो एम एच डॉट गेट हैश मत देखो, मेरे को ए आई तो निकालना था, ए आई के ऐसे कितने एग्जिस्ट करते हैं। तो बस मैप में मैं ए आई निकाल लूँगा कि कितनी है, वो मेरा आई के संग पेयर बना रही होगी, वो आंसर में मैं आई जे के पेयर्स आ जाएंगे मेरे पास इस वाले पर्टिकुलर आई के लिए। तो एज अ पूरी स्ट्रिंग के बजाय अब मैं क्या करूँगा, उसके हैश के बराबर देखूंगा, एज अ नंबर उसको कंसिडर करूँगा। और फिर मैं जाऊँगा इस वाली स्ट्रिंग के पूरे हैश एक मैप में स्टोर कर दूंगा। तो मैं जीरो मतलब हैश का मतलब हर एक सब स्ट्रिंग एक मैप में स्टोर कर दूंगा। हर एक हैश का मतलब कि हर एक सब स्ट्रिंग का जो इंटीजर फॉर्म होगा वो। और यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरी स्ट्रिंग का जो इंटीजर फॉर्म है वो चेक कर लिया मैंने कि कितने एग्जिस्ट करते हैं पहले। तो मैंने बस ये चेक किया कि अगर ऐसा करता है एम एच डॉट गेट हैश जीरो से जे, मतलब सारे के सारे सब स्ट्रिंग के सारे जो मैंने सारी के सारी सब स्ट्रिंग्स निकाली, उनके सारे के सारे हैश निकाले, और वो सारे के सारे हैश जो हैं वो स्टोर कर लिए, ठीक है, मैप में। तो इस सारी की सारी सॉरी एक चीज़ गलत बोल दी, मैं हर एक सब स्ट्रिंग पे गया और मैंने अब क्या किया, उसके सारे के सारे प्रीफिक्स और सफिक्स देखे। उनके प्रीफिक्स और सफिक्स अगर बराबर हैं, अगर प्रीफिक्स सफिक्स बराबर है तो डेफिनेटली उनका हैश भी बराबर होगा ना। लाइक अगर ये ए बी है ये ए बी है तो जो इंटीजर फॉर्म होगी इन दोनों की वो भी बराबर होगी। तो अगर ये इंटीजर फॉर्म दोनों की बराबर है तो ये वाली पक्का जे की तरह कंसीडर हो सकती है किसी स्ट्रिंग के लिए। तो उसको मैंने मैप में स्टोर कर लिया बस। और बस मैं हर एक चीज़ के लिए निकालते जाऊँगा, हर बार हर एक स्ट्रिंग पे आते मैं चेक कर लूँगा कि ये वाली पर्टिकुलर स्ट्रिंग कितनी एग्जिस्ट करती है पीछे एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स, स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग का हैश, और रिटर्न कर दूंगा आंसर। सो या आई होप समझ आई होगी तुम्हें वीडियो। अगर अपन शेयर करना कमेंट्स में कि तुम्हें क्या चीज़ सही लगी क्या चीज़ नहीं लगी। ओके देन बाय बाय।